गोवा इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे एक छोटा सा एरिया जिसका हिस्ट्री बहुत ही रिच और कॉम्प्लेक्स है। गोवा की कहानी सदियों पुरानी है, जिसमें कई सभ्यताओं और संस्कृतियों का योगदान रहा है। कई सदियों तक ये पुर्तगालियों के राज का एक प्राइज्ड पोजेशन था, जिसे ज्यूएल ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। पुर्तगालियों ने गोवा को एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया। 16वीं सेंचुरी की शुरुआत में जब यूरोपियन एक्सप्लोरेशन और कॉलोनियलिज्म जोरों पर था, तब पुर्तगाली गोवा आए। वे समुद्री मार्गों की खोज में थे और भारत के मसालों और अन्य कीमती वस्तुओं के व्यापार में रुचि रखते थे। ट्रेड रूट्स पर गोवा की अच्छी लोकेशन और स्पाइस ट्रेड के सेंटर के तौर पर इसकी पोटेंशियल ने उन्हें अपनी तरफ खींचा। गोवा की बंदरगाहें व्यापार के लिए आदर्श थीं और यहां से मसालों का निर्यात आसानी से किया जा सकता था। 1510 में पुर्तगाली एडमिरल अफोंसो दे अल्बुकेर्के ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीन लिया और यहीं से 450 साल के पुर्तगाली राज की शुरुआत हुई। इस विजय ने पुर्तगालियों को भारत में एक मजबूत आधार प्रदान किया। पुर्तगालियों ने गोवा को अपने एस्टाडो ड इंडिया यानी स्टेट ऑफ इंडिया का कैपिटल बनाया। गोवा को प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया गया, जिससे यह पुर्तगाली साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। उन्होंने अपनी लैंग्वेज, कल्चर और रिलीजन गोवा में इंट्रोड्यूस करवाए, जिसका गोवा की सोसाइटी पर गहरा असर पड़ा। पुर्तगाली भाषा, वास्तुकला और धार्मिक प्रथाओं ने गोवा की संस्कृति को समृद्ध किया। पुर्तगालियों ने कई इंप्रेसिव चर्चेज, किले और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स बनवाईं, जिनमें से कई आज भी उनके कॉलोनियल पास्ट की याद दिलाते हैं। इन संरचनाओं ने गोवा के परिदृश्य को बदल दिया और आज भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। गोवा अलग अलग कल्चर्स का मेल्टिंग पॉट बन गया, जहां पुर्तगाली, इंडियन और दूसरे यूरोपियन कल्चर्स का मिक्सचर हुआ। इस सांस्कृतिक मिश्रण ने गोवा को एक अनोखी पहचान दी, लेकिन कॉलोनियल रूल की हार्श रियलिटीज ने इस कल्चरल एक्सचेंज पर अक्सर साया डाला। पुर्तगाली शासन के दौरान कई बार स्थानीय लोगों को उत्पीड़न और अन्याय का सामना करना पड़ा, जिससे गोवा की सामाजिक संरचना पर गहरा प्रभाव पड़ा। गोवा में पुर्तगालियों के राज में एक स्ट्रिक्ट सोशल हायरार्की और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन थी। पुर्तगाली शासन के दौरान गोवा के समाज को कई स्तरों में बांटा गया था, जिसमें पुर्तगाली शासक सबसे ऊपर थे और स्थानीय लोग सबसे नीचे। इस सामाजिक ढांचे ने गोवा के लोगों के जीवन को बहुत प्रभावित किया। पुर्तगाली पावर के टॉप लेवल पर थे और उन्होंने अपने प्रशासनिक भवनों और संरचनाओं के माध्यम से अपनी शक्ति को मजबूत किया। इन इमारतों का निर्माण गोवा में पुर्तगाली उपस्थिति का प्रतीक था और उन्होंने अपने अधिकार को स्थापित करने के लिए इनका उपयोग किया। जबकि गोवा के लोगों को डिस्क्रिमिनेशन और लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज का सामना करना पड़ता था, उन्हें अक्सर कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता था और उनके पास अपने जीवन को सुधारने के बहुत कम अवसर थे। इस भेदभाव ने गोवा के लोगों के जीवन को और भी कठिन बना दिया। पुर्तगालियों ने अपने कानून और गवर्नेंस सिस्टम लागू किए, जो अक्सर स्थानीय लोगों के लिए अनुचित थे। इन कानूनों ने गोवा के लोगों की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया और उन्हें पुर्तगाली शासन के अधीन कर दिया, अक्सर लोकल कस्टम्स और ट्रेडिशंस को नजरअंदाज करते हुए। पुर्तगालियों ने गोवा की सांस्कृतिक धरोहर को नजरअंदाज किया और अपने रीति रिवाजों को थोपने की कोशिश की। इससे गोवा की सांस्कृतिक पहचान को खतरा हुआ। उन्होंने गोवा में इंक्विजिशन शुरू किया, जो एक कठोर और निर्दयी संस्था थी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था हेरेसी को खत्म करना और कैथोलिक ऑर्थोडॉक्सी को मेंटेन करना। इसने गोवा के लोगों के धार्मिक जीवन को बहुत प्रभावित किया। एक ब्रूटल इंस्टीट्यूशन जिसका काम था हेरेसी को खत्म करना और कैथोलिक ऑर्थोडॉक्सी को मेंटेन करना। इस संस्था ने गोवा के लोगों के धार्मिक स्वतंत्रता को छीन लिया और उन्हें अपने धर्म का पालन करने के लिए मजबूर किया। इंक्विजिशन ने हिंदुओं, मुस्लिमों और उन लोगों को भी परेशान किया जिन पर कैथोलिक प्रैक्टिसेस से हटने का इल्जाम था। इस धार्मिक उत्पीड़न ने गोवा के समाज में गहरे घाव छोड़े और धार्मिक सहिष्णुता को कमजोर किया। पुर्तगालियों ने गोवा की इकोनॉमी को भी कंट्रोल किया, जिससे स्थानीय व्यापारियों और किसानों को भारी नुकसान हुआ। उन्होंने गोवा के आर्थिक संसाधनों का दोहन किया और अपने फायदे के लिए उनका उपयोग किया। अपने फायदे के लिए गोवा के रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया। उन्होंने गोवा के प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर दोहन किया और उन्हें अपने देश में भेजा। इससे गोवा की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स और दूसरी वैल्यूएबल चीजों के ट्रेड पर मोनोपोलीज बना लिए। इन व्यापारिक एकाधिकारों ने गोवा के स्थानीय व्यापारियों को व्यापार करने के अवसरों से वंचित कर दिया
और उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया। गोवा के किसानों और व्यापारियों को अक्सर अपनी चीजें कम दामों पर बेचने पर मजबूर किया जाता था, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई। उन्हें अपने उत्पादों के लिए उचित मूल्य नहीं मिल पाता था, जिससे पुर्तगाली कॉलोनाइजर्स मालामाल होते थे। उन्होंने गोवा के संसाधनों और श्रम का उपयोग करके अपनी संपत्ति बढ़ाई और स्थानीय लोगों को गरीबी में धकेल दिया। इस इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की वजह से गोवा के लोगों में गरीबी और मुश्किलें भी आयाज गईं। उन्हें अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष करना पड़ा और उनकी जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आई। इन सब चैलेंजेस के बावजूद गोवा के लोगों ने कभी भी पूरी तरह से पुर्तगाली राज को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने अपनी सांस्कृतिक पहचान और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी रखा और अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहे। शुरुआत से ही कॉलोनियल अथॉरिटीज के खिलाफ छोटे मोटे विद्रोह और रेजिस्टेंस होते रहे। इन छोटे विद्रोहों ने गोवा के लोगों की स्वतंत्रता की इच्छा को दर्शाया और उन्हें प्रेरित किया। लेकिन 20th सेंचुरी तक कोई बड़ा फ्रीडम मूवमेंट नहीं हुआ जो पुर्तगाली कॉलोनियलिज्म के अंत और गोवा को इंडिया में मिलाने की मांग करता हो। इस समय तक गोवा के लोग अपने अधिकारों के लिए संगठित हो चुके थे और उन्होंने स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन ने पुर्तगाली शासन को समाप्त करने और गोवा को भारत में शामिल करने की मांग की। अंततः गोवा को स्वतंत्रता मिली और वह भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। इंडिया और दुनिया के दूसरे हिस्सों में नेशनलिज्म के बढ़ने से गोवा में आजादी की लड़ाई को 20th सेंचुरी की शुरुआत में और जोर मिला। इस समय भारत के अन्य हिस्सों में भी स्वतंत्रता संग्राम की लहर चल रही थी, जिसने गोवा के लोगों को भी प्रेरित किया। गोवा के इंटेलेक्चुअल्स, राइटर्स और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स ने पुर्तगालियों के राज के खिलाफ खुलकर आवाज उठानी शुरू कर दी। इन लोगों ने अपने लेखों, भाषणों और संगठनों के माध्यम से जनता को जागरूक किया और स्वतंत्रता की भावना को प्रबल किया। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस बनाई और न्यूज़पेपर्स पब्लिश किए जो सेल्फ डिटर्मिनेशन और कॉलोनियल ऑपरेशन के अंत की बात करते थे। इन अखबारों ने लोगों को कॉलोनियल रूल के खिलाफ एकजुट होने का संदेश दिया और स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसी ही एक शुरुआती ऑर्गेनाइजेशन थी गोवा कांग्रेस कमेटी, जिसे 1928 में बनाया गया था। इस कमेटी ने गोवा के लोगों को संगठित किया और स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक मंच प्रदान किया। गोवा कांग्रेस कमेटी और दूसरी नेशनलिस्ट ग्रुप्स ने पुर्तगालियों के राज के खिलाफ लोगों की राय बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। इन संगठनों ने विभिन्न रैलियों, सभाओं और आंदोलनों के माध्यम से जनता को जागरूक किया और स्वतंत्रता की मांग को मजबूत किया। उन्होंने प्रोटेस्ट्स, स्ट्राइक्स और डेमोन्स्ट्रेशंस ऑर्गेनाइज किए, सिविल लिबर्टीज, बेहतर लिविंग कंडीशंस और आखिरकार कॉलोनियल रूल से आजादी की मांग की। इन आंदोलनों ने गोवा के लोगों को एकजुट किया और स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। लेकिन पुर्तगाली अथॉरिटीज ने इन डिमांड्स का जवाब रिप्रेशन से दिया। उन्होंने जनता की आवाज को दबाने के लिए कठोर कदम उठाए और स्वतंत्रता संग्राम को कुचलने की कोशिश की। उन्होंने स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लगाई, पॉलिटिकल गैदरिंग्स पर बैन लगा दिया और फेमस फ्रीडम फाइटर्स को जेल में डाल दिया या देश निकाला दे दिया। इसके बावजूद गोवा के लोगों का हौसला नहीं टूटा और उन्होंने अपनी आजादी की एलडेढाई जारी रखी। सेक्शन 4 और तेज हुई लड़ाई, सत्याग्रह और आजादी का आह्वान। 1947 में इंडिया की आजादी के बाद गोवा की लिबरेशन के मूवमेंट को और तेजी मिली। इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू पुर्तगाल द्वारा गोवा पर कब्जे को इंडिया की सॉवरेंटी का अपमान और कॉलोनियलिज्म का एक बचा हुआ हिस्सा मानते थे, जिसे खत्म करना जरूरी था। लेकिन नेहरू इस इशू का पीसफुल सॉल्यूशन चाहते थे और शुरुआत में उन्होंने डिप्लोमेटिक तरीकों से पुर्तगाल को गोवा छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश की। महात्मा गांधी के नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस यानी सत्याग्रह के विचारों से प्रेरित होकर गोवा के फ्रीडम फाइटर्स ने कई पीसफुल प्रोटेस्ट्स और डेमोन्स्ट्रेशन शुरू किए। वे नेबरिंग इंडियन स्टेट्स से गोवा में घुसे, पुर्तगाली अथॉरिटीज को चैलेंज किया और कॉलोनियल रूल के अंत की मांग की। पुर्तगाली पुलिस और मिलिट्री ने इन सत्याग्रहों का जवाब जबरदस्ती से दिया, जिससे कई लोग मारे गए और गिरफ्तार हुए। सेक्शन 5, डिप्लोमेटिक डेडलॉक, इंडिया का रुख और इंटरनेशनल प्रेशर। इंडिया और इंटरनेशनल कम्युनिटी द्वारा पीसफुल सॉल्यूशन ढूंढने की कई कोशिशों के बावजूद पुर्तगाल गोवा पर अपना कब्जा छोड़ने से साफ इनकार करता रहा।
पुर्तगाली सरकार का कहना था कि गोवा पुर्तगाल का इंटीग्रल पार्ट है और इंडिया का इस पर कोई हीकू नहीं है। उन्हें अपने नेटो एलाइज का भी कुछ सपोर्ट हासिल था, जिससे इंडिया की डिप्लोमेटिक कोशिशें और मुश्किल हो गईं। 1950 के आखिर तक ये साफ हो गया कि पुर्तगाल गोवा को पीसफुली नहीं छोड़ेगा। डिप्लोमेटिक कोशिशों के फेल होने और गोवा में पीसफुल प्रोटेस्टर्स के खिलाफ बढ़ती वायलेंस के कारण इंडियन सरकार पर डिसाइसिव एक्शन लेने का प्रेशर बढ़ गया। सेक्शन 6 ऑपरेशन विजय, गोवा की मुक्ति की प्लानिंग। पुर्तगाल के जिद और गोवा में बिगड़ते हालात को देखते हुए इंडियन सरकार ने गोवा को आजाद कराने के लिए मिलिट्री फोर्स इस्तेमाल करने का फैसला किया। दिसंबर 1961 में प्राइम मिनिस्टर नेहरू और डिफेंस मिनिस्टर कृष्णा मेनन के नेतृत्व में इंडिया ने ऑपरेशन विजय शुरू किया, जो गोवा, दमन और दीव, इंडिया में बचे हुए पुर्तगाली इलाकों को आजाद कराने के लिए एक मिलिट्री ऑपरेशन था। इंडियन मिलिट्री ने एक क्विक और डिसाइसिव ऑपरेशन प्लान किया ताकि कम से कम लोग मारे जाएं और पुर्तगाल को इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल करने का समय न मिले। इस ऑपरेशन में 3 तरफ से हमला शामिल था। इंडियन आर्मी नॉर्थ और साउथ से गोवा में एंटर करेगी, इंडियन नेवी गोवा के पोर्ट्स को ब्लॉक करेगी और इंडियन एयर फोर्स हवा से मदद करेगी।